हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 स्टार्ट कर रखा है। सॉरी, चैप्टर नंबर 3 है ये आपके पास। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इन्वर्स प्रपोर्शंस। क्या होता है ये? देखो, दो तरीके के प्रपोर्शन होते हैं, एक डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक इन्वर्स प्रपोर्शन। पहले हम ये टॉपिक समझते हैं, उसके बाद आपकी बुक में जो है उसको करेंगे। इन्वर्स प्रपोर्शन होता है मतलब उल्टा। जैसे अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू घट रही हो। ठीक है। और डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब होता है अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होगी, या फिर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट रही होगी, उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये टॉपिक ना हमने आर डी शर्मा की बुक से भी पूरा टॉपिक कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब आपकी बुक में क्या है उसको तो सीखेंगे ही सीखेंगे, बट आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Can do you recall the rule of three? When two ratios are proportional, that is when A ratio B double ratio C ratio D. क्या आपको रूल ऑफ थ्री याद है? अगर आपको याद हो तो हमने दो रेशियोज प्रोपोर्शनल में होती हैं वो भी सीखा है, दो से ज़्यादा टर्म्स जब प्रोपोर्शनल में होती हैं वो भी सीखा है ना? तो उन्होंने यहाँ टू रेशियोज का बताया, जैसे ए रेशो बी जो है वो प्रोपोर्शन में सी रेशो डी के। तो यहाँ से अगर आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड करते हो? आपको पता है ए इंटू डी होता है, बाहर वाले जो नंबर्स होते हैं एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मिडल होता है, जो बीच के नंबर्स होते हैं उनका। तो अगर मुझे यहाँ डी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैंने यहाँ लिख दिया बी इंटू सी अपॉन में ए। वी कॉल सच प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन। इस प्रपोर्शन को ही हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं, जो अभी तक हम पढ़ के आए थे वो। तो फिर इनवर्स क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है तो वो भी जानेंगे। तो कह रहे हैं वी यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्थ क्वांटिटी डी व्हेन द वैल्यू ऑफ थ्री क्वांटिटीज आर गिवन। तो हमने क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन में, जब हमारे को एक की वैल्यू फोर्थ क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी थी और हमें बाकी तीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वांटिटी की वैल्यू गिवन थी, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से फोर्थ क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, इफ 5 workers can move 4500 brick in a day, how many workers are needed to move 18,000 brick in a day? ध्यान से समझो। आपको पता है कि यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो वर्कर और एक नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर वो 4 कॉलम बना दिए। क्लियर? पहले आपको ये बनाना है तभी आप कर पाओगे, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने लिया ब्रिक का कॉलम, फर्स्ट वाला। तो 4500 ब्रिक्स 5 वर्कर्स मूव कर पा रहे थे, ये वर्कर्स का कॉलम है। ठीक है। या तो आप यहाँ पर दोनों ब्रिक का कॉलम ले लो जैसे इन्होंने लिया है, तो वो भी आपके लिए आसान रहेगा। 4500 ब्रिक और यहाँ पर ले लिया 18,000 ब्रिक। 4500 ब्रिक के लिए कितने वर्कर्स थे? 5। तो 18,000 के लिए कितने होंगे? मैंने एक्स मान लिया। अब ये फोर्थ वाली क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, B इंटू सी। तो ये A है, ये B है, ये C है। तो B इंटू सी मतलब 18,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4500 हो गया, इन डिवाइड में A है, तो X की वैल्यू 20 आ गई। तो इसका मतलब 20 वर्कर्स आपको चाहिएंगे जो 18,000 ब्रिक्स को मूव कर सके। इस चीज को ध्यान से समझो, सिर्फ ये जो बनाया है याद रखना। 4500 पहले लिया है तो नंबर ऑफ वर्कर्स उस केस में उसके भी पहले लोगे। ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखना, D इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में A। ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से आ जाएगा। कह रहे पुनीत पुनीत father went from Lucknow to Kanpur in 3 hours by riding his motorcycle at a speed of 30 km per hour. If he takes a car instead and drive at 60 km per hour, how long will it take him to reach Kanpur? अब यहाँ पर है, एक जने के फादर है, वो लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, 3 घंटे में जा रहे हैं वो मोटरसाइकिल पे 30 किलोमीटर की स्पीड। अगर वो बाइक की जगह, मोटरसाइकिल की जगह कार ले लेते हैं और जो स्पीड है उसकी वो 60 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो बताओ कितने घंटे में वो पहुंचेंगे? सबसे पहली बात आप वो बनाओ यहाँ पर प्रपोर्शन में। ठीक है। अब देखो, 30 किलोमीटर की स्पीड थी
और एक 60 किलोमीटर की स्पीड थी। यहाँ मैंने स्पीड लिया है। 30 किलोमीटर की स्पीड के लिए उन्हें 3 घंटे लग रहे थे। तो 60 किलोमीटर की स्पीड के लिए कितना लगेगा, एक्स लगेगा। एक्स मुझे फाइंड करना है, तो बी इंटू में सी डिवाइडेड बाय ए होता है। कट हो गया, तो यहाँ पर मेरा आंसर 6 आ रहा है। अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड लेते हैं तो उसका आंसर आ रहा है कि उनको 6 घंटे लगेंगे। अब एक बात आप यहाँ ध्यान से सोचिए, अगर वो स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, टाइम कम लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, है ना। अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ पर समझो इस चीज़ को, अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से 3 घंटे में पहुँच रहे हो, तो क्या 60 किलोमीटर की स्पीड से आप 6 घंटे में पहुँचोगे? कि स्पीड डबल हुई तो टाइम भी डबल कर दिया? ऐसा थोड़ी होता है। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुँचोगे ना। तो अगर आपकी ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ये चीज़ तो डिक्रीज़ होनी चाहिए ना। और हमने अभी जाना था कि जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है वो होता है या तो दोनों चीज़ इंक्रीज़ होंगी या दोनों चीज़ डिक्रीज़ होगी। और जो इन्वर्स प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, एक चीज़ इंक्रीज़ और एक चीज़ डिक्रीज़। तो इसका मतलब जो ये स्पीड और टाइम वाला केस है ये तो इन्वर्स प्रपोर्शन है, ये तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है ही नहीं। ये तो कॉमन सी बात है। अगर हम अपनी कहीं पर भी हम जा रहे हैं, जिस भी चीज़ से हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो हम और जल्दी पहुंचेंगे ना, तो टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट प्रपोर्शन की हेल्प से नहीं कर सकते। आपको देख के पता चला, नहीं कर सकते ना। तो हर जगह आप ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो, D = B × C/A। तो वहाँ पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें इंक्रीज या दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट है, नहीं तो वो इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो क्या लिखा है। कैन वी रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम विद दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे कि मैंने लिखा, विल द ट्रेवल टाइम इंक्रीज और डिक्रीज एज द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज। अब मोटरसाइकिल की स्पीड इंक्रीज हो गई है तो टाइम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होगा। बट मेरा यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाया जो कि इसके अंदर नहीं लगना था। ठीक है, कह रहे द फॉलोइंग टेबल शोज द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको दे रखा है, अगर आप पैदल जाते हो लखनऊ टू कानपुर, स्पीड 5 किलोमीटर की है, 18 घंटे लगेंगे। बाइसिकल से ये है, मोटरसाइकिल से ये है, कार से ये है। आप ध्यान से देखो, ये स्पीड जो है बढ़ती जा रही है और जो ये टाइम है ये कम होता जा रहा है। 18 से 6 घंटे हो गया, फिर 3, फिर 1.5 घंटा। फ्रॉम दिस टेबल वी नोटिस दैट व्हेन द स्पीड इंक्रीज द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। डिस्टेंस सेम ही है तो टाइम क्या है, वो कम लग रहा है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो इसमें इनवर्स प्रपोर्शन है। डज इट डिक्रीजेज बाय द सेम रेट। क्या वो सेम रेट या सेम फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है या डिफरेंट से हो रहा है? तो गोइंग बाय बाइसिकल इज 3 टाइम्स फास्टर देन वॉकिंग। अगर आप बाइसिकल से जा रहे हो तो उसमें 3 गुने का फर्क है क्योंकि स्पीड भी देखो 3 गुना हो गई और टाइम में भी 3 गुने का फर्क है ना। द स्पीड हैज इंक्रीज 3 टाइम्स, द टाइम ट्रेवल टाइम हैज डिक्रीज 3 टाइम्स। स्पीड आपने 3 गुना बढ़ाई तो टाइम 3 गुना कम हो गया। द स्पीड हैज इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर बाय विच ट्रेवल टाइम हैज डिक्रीज। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जितने उससे स्पीड बढ़ी है उतने उससे टाइम घटा है, उनका जो फैक्टर है वो सेम है। क्लियर। अब अगर आप आगे चलते हो, चेक इफ दिस इज द केस फॉर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या बाकी के लिए भी सेम लग रहा है? अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, अब बाइसिकल से आप मोटरसाइकिल के लिए आपने स्पीड इंक्रीज की तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो टाइम भी तो देखो 2 टाइम्स कम हो रहा है। तो सेम फैक्टर है यहाँ भी। सेम मोटरसाइकिल से कार के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर 2 टाइम्स इंक्रीज की अपनी स्पीड 30 से 60, तो टाइम भी देखो 2 टाइम्स कम हो गया। डबल की तो टाइम हाफ हो गया। ठीक है, तो सेम फैक्टर से हो रहा है, पर फर्क क्या है, स्पीड उस फैक्टर से इंक्रीज हो रही है और टाइम उस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं। सिंस
बोथ क्वांटिटीज स्पीड एंड टाइम चेंज बाय द सेम फैक्टर, दे आर प्रपोर्शनल। तो जब दोनों क्वांटिटीज जो कि स्पीड और टाइम है दोनों सेम फैक्टर से चेंज हो रहे हैं, चाहे एक इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, बट हो सेम फैक्टर से रहे, तो हम उसे बोलते हैं प्रपोर्शनल। बट दे चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इनवर्सली, जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो। और उसी प्रपोर्शन को हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियर? अब पता चल गया इनवर्स प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आएगा तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा इनवर्स के लिए और कौन सा डायरेक्ट के लिए है। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, इनवर्स का भी हम जानने वाले हैं। कह रहे फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम आर सेम फॉर ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेमली 90 किलोमीटर। कह रहा अगर हम वो टेबल देखें तो हमें पता चला कि अगर आप स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट निकालते हो, जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस आपका हर केस में 90 किलोमीटर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी मोड यूज़ कर रहे हो पर आप जा तो लखनऊ से कानपुर ही रहे हो, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो सब केस में 90 आ रहा है। तो टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी इन इनवर्स proportion if there exists a relation of the type xy is equal to k where k is a constant। कह रहा है तो जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रपोर्शन में होती है तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, x इंटू में y इज इक्वल टू k होता है, और k कोई भी एक कांस्टेंट है। नाउ इन द प्रीवियस एग्जांपल इफ x रिप्रेजेंट द स्पीड, मान लेते हैं कि ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है एंड y जो है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो k है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमें पता है साइंस में एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, होता है ना, तो विच रिमेन कांस्टेंट, तो वो चीज़ें यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो उन्होंने यहाँ पर ये दिया, दस इफ क्वांटिटी x एंड y आर इनवर्सली प्रपोर्शन एंड x1 एंड x2 आर द वैल्यूज ऑफ x दैट हैव कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू y1 एंड y2, देन अब यहाँ पर इन्होंने x1 x2 y1 y2 लिया है। वो कैसे लिया है देखो, x1 y1 जो है वो x2 y2 के बराबर होगा, या फिर आप ये कह सकते हो इस x2 को आप इधर ले आओ, डिवाइड का हो गया, और इस y2 को आप उधर y1 को उधर ले जाओ इसको, तो ये डिवाइड का हो गया। अब ये x1 x2 y2 y2 क्या है, किसी को भी मान लो, ये मैंने x और y मान लिया, या फिर इसको मानो, ये x है ये y है, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। सेम ऐसे ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया। ठीक है, अभी तो आपको यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा आपको 5 18 15 दे दिया, 6 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करोगे। देखो 5 18 15 और ये मुझे फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जब मिलेंगे तब उसको और अच्छे से समझ लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ लिखा है। अब कह रहा है चलो चेक करके देखते हैं, तो उन्होंने भी सेम यही किया। उन्होंने क्या किया, x1 और x2 लिया यहाँ पर, एक सेकेंड मैंने यहाँ गलत वैल्यूज पुट कर दी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना जरा। मैंने 5 और x2 की जगह 15 रखूंगी, y2 की जगह 6 और y1 मुझे निकालना है। ठीक है, अब उन्होंने भी यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, उन्होंने x1 5 लिया और x2 60 लिया है, वो इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर y1 18 और y2 15 होगा। एक बार आप दोनों को चेक कर लो, क्या x1 अपॉन x2 जो है वो y1 अपॉन y2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 60, सॉल्व करोगे ये आएगा। सेम y1 आपके पास 18 है, y2 है 1.5, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या सच में यही आएगा, डेफिनेटली यही आएगा, क्योंकि वो सेम प्रपोर्शन में है, सेम फैक्टर से चेंज हो रहे हैं। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, जब आप डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात करते हो तो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन ए, और जब आप इनवर्स प्रपोर्शन की बात करते हो तो फॉर्मूला होता है x1 अपॉन में x2 इज इक्वल्स टू में y2 अपॉन में y1। यहाँ भी 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 4 टर्म्स हैं, कोई सी भी 3 आपको देगा और फोर्थ वाली आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से याद रख लोगे तो दोनों टॉपिक बहुत आसान है, डायरेक्ट का भी और इनवर्स का भी।
नेक्स्ट जो है ना वो आपके पास ये फिगर इट आउट ही है, 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये फिगर इट आउट कराऊंगी मैं। आज आप पहले ये टॉपिक को समझ लो, कहीं डाउट हो तो साथ के साथ कमेंट करके पूछ लेना, ताकि फिगर इट आउट में आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, थैंक यू।